हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल इनइक्वालिटीज़। पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इनइक्वालिटीज़, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, इनको सॉल्व करने के रूल्स कौन कौन से हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थे। अब आज की क्लास में हम लोग फिर से एनसीईआरटी के ही सवाल करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो डबल इनइक्वालिटीज़ पर बेस्ड है। अब सवाल ये आता है सबसे पहले कि डबल इनइक्वालिटी मतलब क्या। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सपोज कर लीजिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x + 1, ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 9, और मुझसे कहा गया कि x बताइए कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो देखिए ये आपके पास ना एक सवाल है इनइक्वालिटी का, वो भी लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें डबल डबल आपको दिख रहे हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन। तो जिनके अंदर डबल डबल साइन नजर आए ग्रेटर देन और लेस देन के, इन्हें कहा जाता है डबल इनइक्वालिटीज। मान लो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना हो और आपको x की वैल्यूज निकालनी हो कि कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू होगी, तो इसको करने का एक बेसिक सा तरीका है। आप क्या कीजिए, x को फ्री कीजिए। फ्री मतलब इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अभी इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो आप पहले 1 को हटाइए, फिर 2 को हटाइए, फिर आपको क्या मिल जाएगा, x। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फिर हम एनसीईआरटी के सवालों पर आते हैं। देखिए जी, सबसे पहली चीज तो इस सवाल में 2x के साथ कौन है, 1। मैंने क्या किया, 1 को हटाने के लिए हर तरफ 1 को माइनस कर दिया। यहाँ 5 - 1, इसे मैंने लिख दिया 2x + 1, इसमें भी क्या कर दिया, -1, और यहाँ पर है 9 और इसमें भी मैंने 1 को माइनस कर दिया। अब 1 से 1 कैंसिल, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2x लेस देन 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। इसके बाद आप सबको ना 2 से डिवाइड करो ताकि x के पास जो 2 है वो आप हटा सको। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, इससे भी 2 से डिवाइड किया, इससे भी 2 से डिवाइड किया, 2 से इसे कट किया 4 को, तो यहाँ पर आ गया 2, फिर 2 से 2 कैंसिल, और फिर 2 से 8 को कट करेंगे तो 4। तो मेरा आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। तो ये मेरी इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डबल इनइक्वालिटी मतलब क्या। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक सवाल कराता हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 9 है। याद रखना, मैं आपको सारे सवाल एनसीईआरटी के ही करा रहा हूं, लेकिन बस मैं आज की क्लास में डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर आगे पीछे कहीं पर भी लिखे हो। मैंने सारे डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आज की क्लास में डाल रखे। देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 9 मिसलेनियस का ये एग्जाम्पल है। सॉल्व -8, उसके बाद 5x - 3 और 7, यानी कि 5x - 3 जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है और लेस देन क्या है, 7। हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यूज पता करनी है कि कहां से कहां तक होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो मैं लिख देता हूं, 5x - 3 लेस देन 7, और यहां लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब देखो मैंने क्या बोला, आप x को फ्री कीजिए। फ्री करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, पहले इनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ -3 है, मैं 3 हटाने के लिए सब में 3 ऐड कर रहा हूँ, तो ये रहा -8, इसमें ऐड कर दिया +3, फिर यहाँ पर आ गया 5x, फिर -3, इसमें भी ऐड कर दिया मैंने +3, फिर उसके बाद लेस देन, फिर ये रहा 7 और फिर से इसमें ऐड कर दिया +3। अब ये +3 और -3 क्या हो गए, कैंसिल। 8 और 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है 5x, ये भी क्या है लेस देन 7। अब यहाँ पर से आप देख रहे हैं x के साथ कौन है, 5, इस 5 को हटाना पड़ेगा, और इसे हटाने के लिए मैंने सबको ही 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से सभी को डिवाइड कर दिया। एक मिनट, ये 7 + 3 जो है दिस इज 10, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 7 + 3 इज 10, और मैंने इसे भी किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा -1, और ये आपके पास आ गया x, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया 2। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आ गया x, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर आ गया 2। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 2, और याद रखना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9।
चलिए अब एक और सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। अब लिखा है 5 माइनस 3x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बट लेस देन और इक्वल टू 8। मुझे इसे सॉल्व करना है। तो अब हम ना इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। -5 लेस देन और इक्वल टू है किसके, 5 माइनस 3x अपॉन में 2, और यहां पर भी लेस देन और इक्वल टू क्या दे रखा है, 8। अच्छा मुझे ना x निकालना है, तो आपको x को फ्री करना होगा। पहले देखिए इसके नीचे 2 है, पहले ये 2 हटाओ। 2 हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू में 2 लेस देन और इक्वल टू, फिर यहां पर जो लिखा हुआ है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, 5 माइनस में 3x अपॉन में 2, और मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 8, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल, 5 इंटू 2 इज -10, और यहाँ पर इसे आप देखेंगे तो ये बचेगा 5 माइनस में 3x, और ये रहा लेस देन और इक्वल टू 8, 3x दिस इज लेस देन और इक्वल टू 8 इंटू 2 कितना हो गया, दिस इज 16। अब यहां पर से ना 5 को हटाना है, मैंने हर तरफ 5 को माइनस कर दिया, -10 यहां लिखेंगे -5, फिर ये रहा आपके पास 5 माइनस में 3x, फिर से आ जाएगा -5, फिर यहां लेस देन और इक्वल टू 16, और फिर से क्या आ जाएगा, -5। अब देखिए जरा 10 और 5 इसे ऐड किया तो -15, यहां पर -5 प्लस 5 कैंसिल, इस जगह पर आप लिखेंगे माइनस का 3x, और इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 11। ये चीज आ गई। इसका अगला स्टेप हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, अब ना इस x के साथ -3 है, मैं हर तरफ -3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है माइनस का 15, मैंने इसे भी डिवाइड कर दिया -3 से, फिर उसके बाद लिखा है 3x वो भी माइनस का, तो मैंने इसे भी -3 से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ लिखा है 11, ये रहा 11, मैंने इसे भी -3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उस सवाल के अंदर जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज करना पड़ेगा और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सिंबल है मैंने उसे चेंज कर दिया, और ये वाला साइन भी मैंने क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि हर तरफ डिवाइड करने वाला नंबर कैसा है, नेगेटिव। अब आप यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कट कर दीजिए, 3 से इसको कट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, -3 से -3 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा x, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3। अब मैं थोड़ा ठीक करके इसे लिख देता हूँ, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो मैंने यहाँ लिख दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये रहा हमारे सवाल का फाइनल सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा था, आसान सा था। एग्जाम्पल नंबर 10। अब आइए अगले सवाल पर, एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए जरा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए अगर आप लोगों को एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी जाए तब हम उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, ये पहली वाली क्या है, इनइक्वालिटी फर्स्ट, और दूसरा जो दे रखा है वो है इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। आपको ये भी कहा गया एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन, आपको इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ना मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को उठाता हूं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी दे क्या रखी है हमारे पास, 3x माइनस 7 इज लेस देन 5 प्लस में x। अब एक काम करते हैं, x वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो यहां पर आ गया 3x माइनस x, 7 को उधर ले जाइए तो ये रहा 5 माइनस 7। 3x में से x गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x, और उसके बाद 5 में से 7 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, -2, और उसके बाद दोनों तरफ इस 2 को नीचे ले आइए तो यहां पर हो जाएगा x लेस देन -1, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं इसे अगले स्टेप में पूरा ही लिख करके दिखा देता हूं। ये रहा -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स x इज लेस देन -1। देखिए क्या लिखा है, 3x माइनस 7, ये लिखा था 5 प्लस x। अब मैंने एक गड़बड़ कर दी छोटी सी, और वो गड़बड़ मेरे से ये हो गई कि जब मैं इस -7 को इधर लाऊंगा तब ये -7 कैसा हो जाएगा, प्लस का, और जब ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ये बचेगा 2x और यहाँ पर लेस देन, एंड दिस इज 12, तो x इज लेस देन 12/2, और इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इज लेस देन 6। इसे मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 3। ये तीसरी इनइक्वालिटी है। इसी तरह से अब हम अगले वाली दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर सेकंड।
अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। क्या गिवन है? 11 माइनस में 5x लेस देन और इक्वल टू 1। 5x को उस तरफ ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो ये रहा 11 माइनस 1 और लेस देन और इक्वल टू 5x। जब उस तरफ जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। 11 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 10, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 5x। आप इसे चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और अगर 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/5। इसे कट कर देंगे तो आएगा 2, तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसे बोल दीजिए इनइक्वालिटी नंबर 3 के बजाय आप इसे बोलेंगे 4। इसका मतलब एक इनइक्वालिटी 3 और दूसरी 4। अब मैं दोनों को कंबाइन करके लिखने वाला हूं। क्या मतलब है देखना, मैं इसका कॉमन सॉल्यूशन लिखने वाला हूं। मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं, दिस इज फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर 3 एंड इनइक्वालिटी नंबर 4। हम इसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से। आपका ये जो x है वो 6 से छोटा है, और आपकी नेक्स्ट इनइक्वालिटी से पता लग रहा है कि x 2 या 2 से बड़ा है, और दोनों को मिला के लिखा जाए तो मुझे लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, वो यहां से देखा मैंने, बट x इज लेस देन 6, वो यहां से देखा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी या फिर 6 से कैसी है? छोटी। आप अगर चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 6। यहां पर क्लोज ब्रैकेट और यहां पर ओपन ब्रैकेट। अच्छा, लेकिन सवाल अभी खत्म हुआ थोड़े ना। सवाल में कहा गया कि आप इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लीजिए ये रही आपके पास आपकी एक नंबर लाइन, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब इस नंबर लाइंस पर हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन के ऊपर ना नंबरिंग कर देता हूं, और नंबरिंग ना मैं एक अलग कलर से कर रहा हूं। अब यहां पर मान लीजिए मैंने इस तरफ लिख दिया 0, फिर ये 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and this is 9। और इसी तरीके से यहाँ पर -1 और ये रहा -2। अब ना हमें जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप देखिए x की वैल्यू 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ी भी है। तो 2 के बराबर भी है तो यहाँ पर एक सर्कल बनाओगे और आप उस सर्कल को क्या करोगे? डार्क कर दोगे। और उसके बाद से ये 6 से छोटा भी है, तो इसका मतलब लेकिन 6 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्कल बनाओगे? एक ब्राइट सर्कल। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी या 6 से कैसी होगी? छोटी। इन दोनों के बीच में होगी, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने इस चीज़ को डार्क कर दिया ताकि कोई भी इसे देखे तो वो समझ जाए कि हमारी जो वैल्यू है x की वो 2 या 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है, मगर 6 के बराबर नहीं है। तो ये आपके सवाल का सॉल्यूशन था, और ये था नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये था आपका सवाल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसे भी ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइंस। आपको नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन भी रिप्रेजेंट करना है और इसको सॉल्यूशन को भी सॉल्व करके दिखाना है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को। चलिए हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया 3x - 7 ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज x माइनस में 6। इस 3x - 7 को मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 = 12। अब इस 2x को बराबर के इस साइड ले आइए, तो आप लिखेंगे 3x माइनस में 2x ग्रेटर देन 7 को उधर ले जाइए, तो ये है आपके पास -12 और प्लस में 7। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो बचेगा x ग्रेटर देन, और -12 + 7 ये कितना हो जाएगा? -5। इसे मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 1, यानी कि आपके फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये रहा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। ये रही सेकंड वाली इनइक्वालिटी, इसको कंसीडर करते हैं 6 - x ग्रेटर देन 11 माइनस में 2x। अब हम x वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 2x को आप इस तरफ ले आइए, तो 2x उधर माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। उसके बाद -x ग्रेटर देन ये रहा 11 और 6 को इस तरफ ले आइए, 11 - 6। 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा? x ग्रेटर देन 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कुछ गड़बड़, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 5। यस, अब ये बन गए आपकी इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, ये दूसरी इनइक्वालिटी है। अब ना मुझे दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन लिखना है। कंबाइन का मतलब आप यहां पर ध्यान से सुनना, इनका कॉमन। तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं क्या? फ्रॉम
इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट एंड इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा आप सुनो, फर्स्ट इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? x की वो वैल्यूज जो -5 से बड़ी हो। सेकंड का क्या मतलब है? x की वो वैल्यूज जो 5 से बड़ी हो। अब मैं चाहता हूं x की वो वैल्यूज जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करें। इसका मतलब आपको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो -5 से भी बड़ी हो और +5 से भी बड़ी हो। तो बेटर है आप ना जो नंबर लें वो ऐसा लें जो दोनों से बड़ा हो। इसका मतलब आपको ये देखना होगा कि x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो वो -5 से भी क्या होगी? बड़ी। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने x की जगह वैल्यू क्या ले ली? 1, तो मैं बोलूंगा x = 1 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 1 जो है वो -5 से कैसा है? बड़ा। लेकिन क्या अगर मैं 1 इस पे रखूं तो क्या 1 > 5 होता है? नहीं, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको ऐसे सॉल्यूशन चाहिए, x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करें, और दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज वो होंगी जो 5 से बड़ी होंगी, क्योंकि जो नंबर 5 से बड़ा होगा वो -5 से भी बड़ा होगा। यानी कि दोनों को कंबाइन करने पर जो ओवरऑल सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा x > 5। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब ना अभी हमारा काम खत्म हुआ ही नहीं, अभी हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर इसे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जरा कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये रही आपकी एक नंबर लाइन, इस तरीके से, दिस इज द नंबर लाइन। अब मैं इस नंबर लाइन पर पहले नंबरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ किसी और कलर से। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 0, फिर 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। इसी तरीके से पीछे लिखें तो -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। अब मैं यहाँ पर ना रिप्रेजेंटेशन देखिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब 5 पे मैंने एक सर्कल बनाया और उसे ब्राइट छोड़ दिया, डार्क नहीं किया, क्योंकि x 5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। और 5 से बड़ा मतलब x से 5 से बड़ी वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज है वो सभी की सभी 5 से बड़ी हैं। इसलिए मैंने इन सब के ऊपर ही इस लाइन को डार्क कर दिया, और डार्क करने के बाद इस एरो को भी डार्क कर दिया, ताकि आप समझ जाएं कि 5 से बड़ी सारी वैल्यूज ना हमारी इस इनइक्वालिटीज का या फिर पेयर ऑफ इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका सवाल, जो कि बड़ा बेसिक सा और बहुत ही आसान सा था। 2 इनइक्वालिटीज मैंने सॉल्व किया और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसे खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब शुरू हो जाती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। अब देखिए ये सवाल लीनियर इनइक्वालिटी के हैं और वो भी डबल इनइक्वालिटी वाले, लेकिन अपना लैंग्वेज प्रॉब्लम से देखना ध्यान से। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से लंबाई को नापने के लिए हमारे पास मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होता है, वजन को नापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम होता है, और टाइम को नापने के लिए घंटा, मिनट और सेकंड होता है, ठीक ऐसे ही टेम्परेचर को नापने के लिए सेल्सियस होता है और एक क्या होता है? फ़ारेनहाइट। वैसे तो कई लोग जानते होंगे, एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड केल्विन, हमें उसकी बात नहीं करनी। अब सवाल उसी से रिलेटेड है, देखिए जरा क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री and 35 डिग्री सेल्सियस। कह रहे कि एक एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है और उसका जो टेम्परेचर है ना वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अब आगे सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहे कि आप बताइए कि फ़ारेनहाइट में इसी टेम्परेचर की क्या रेंज होगी इफ अगर कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। यानी कि इन्होंने कन्वर्जन फॉर्मूला दे दिया। कह रहे अगर कन्वर्जन फॉर्मूला ये है तो आप ये बताइए कि जो टेम्परेचर सेल्सियस में 30 से 35 है वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्या उसकी रेंज होगी। वेयर C एंड F रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। एक एक्सपेरिमेंट में HCl एसिड का एक सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक है। आपको इस टेम्परेचर की रेंज बतानी है, लेकिन सेल्सियस में नहीं, किसमें? फ़ारेनहाइट में, और उसके लिए आपको एक कन्वर्जन फार्मूला दिया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखना, मान लीजिए हमारा जो HCl का सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर अभी कितना है? C, और वो जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो सवाल में गिवन है कि 30 डिग्री से ज़्यादा है और 35 डिग्री से कैसा है? कम। अब मुझे सेल्सियस की तो टेम्परेचर की रेंज पता है, किसकी निकालनी है? फ़ारेनहाइट की।
तो ये बड़ा बेसिक सा और बहुत आसान सा सवाल है। आप c की जगह c का फॉर्मूला उठा करके रख दीजिए। आप इसे लिखेंगे 5/9 और ब्रैकेट में लिखेंगे f माइनस में 32 और यहाँ पर लेस देन एंड दिस इज 35। अब देखिए ये एक सिंपल डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और आप लोगों को क्या निकालना है, f निकालना है। तो f को फ्री करना होगा और f को फ्री करने के लिए पहले मैं यहाँ से 5/9 हटाऊंगा, फिर यहाँ से 32 हटाऊंगा और तब मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, f की। तो देखो अगर मुझे 5/9 हटाना है तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप सब जानते हैं। 5/9 हटाने के लिए मैंने हर तरफ 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ भी ये क्या लिखा है 5/9 ब्रैकेट में f माइनस में 32 और मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 9/5 से, और इसे 35 को भी मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। 5 से मैंने इसको कट किया तो कितना हो गया, 6। अच्छा 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 5 से इसको कट किया तो क्या आ जाएगा, 7। अब यहाँ पर 6 × 9 ये हो गया आपके पास 54 लेस देन, यहाँ पर आपके पास बचेगा f माइनस में 32 फिर से लेस देन और यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, 63। अब मुझे f निकालना है तो क्या हटाना पड़ेगा, 32। मैंने हर तरफ 32 को ऐड कर दिया, ये रहा आपके पास 54 प्लस में लिख दिया 32 फिर लेस देन f माइनस 32, मैंने इसमें भी क्या ऐड कर दिया 32 और यहाँ पर लिखा हुआ है 63 और मैंने इसमें भी ऐड कर दिया 32। इसके आगे वाला हिस्सा हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 और 5 + 3 कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 86। अब ये -32 और +32 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा f और यहाँ पर लेस देन 3 और 2 ये ऐड होंगे तो कितना हो गया 5 और 6 और 3 ये कितना हो गया 9। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट के अंदर वो 86 से लेकर के कहाँ तक होगा, 95 तक। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। तो आपको सेल्सियस में रेंज दे रखी थी और किस में पूछी थी, फ़ारेनहाइट में, और कुछ भी करना नहीं था भाई। जो कन्वर्जन फॉर्मूला था वो भी सवाल में हमें गिवन था, मैंने बस इसे उठाया, इसमें पुट किया और कैलकुलेशन कर दी। तो इस तरह का एक सवाल और है मिसलेनियस की एक्सरसाइज में और वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आप खुद करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सवाल पढ़ते हैं एक बारी। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये ना आपकी बार फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की रेंज दे दी गई है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं आपको इसी टेम्परेचर की रेंज बतानी है सेल्सियस के अंदर। इफ अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट F कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय दिस, और इस बार आपका कन्वर्जन फार्मूला ये रहा। तो जैसे मैंने पिछला वाला सवाल किया ठीक वैसे ही आप इस सवाल को भी करेंगे। अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये मिसलेनियस का सबसे आखिरी सवाल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल में क्या है, मैं पहले पढ़ता हूं। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। चलो पहले बात करते हैं व्हाट इज IQ। IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। IQ एक तरह से हमें ये बताता है कि किसी भी इंसान की समझ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ये मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं IQ की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ आपको। अब IQ को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि किसी की मेंटली एज कितनी है और उसकी फिजिकल क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है। आप जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो ये शब्द इसमें आएंगे। मैं पहले एक बार ये पूरा सवाल पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके सारी टर्म समझाऊंगा। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। यहाँ पे MA क्या है, वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। इफ IQ is greater than or equal to 80, less than or equal to 140 for a group of 12-year-old children, यानी कि 12 साल के जो बच्चों का ग्रुप है उनकी IQ की रेंज दी गई है 80 से 140 के बीच में और इनके बराबर भी। तो आपको ये बताना है फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, आपको इनके मेंटल एज की रेंज बतानी है। देखो भाई IQ एक तरह से हमें ये बताता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान कितनी समझ रखता है या कितना समझदार है। दो तरह की एज के बारे में बात की गई है इस सवाल में, एक है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है मेंटल एज।
क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है? जो आपकी एक्चुअल एज है उसी को बोल रहे हैं क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब आप कितने साल पहले पैदा हुए वही आपकी क्या हो जाएगी? क्रोनोलॉजिकल एज। मान लीजिए अगर कोई बच्चा आज से 12 साल पहले पैदा हुआ था तो ये जो 12 साल है ना, यही क्या है? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। बच्चा यही बोलेगा कि मेरी उम्र 12 साल है। एक होती है मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब आप दिमागी तौर पर आपकी उम्र कितनी है, कितनी आपकी समझ है। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे छोटे होते हैं, कम उम्र में होते हैं, मगर उन्हें कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। तो कई बार बड़े लोग उन्हें बोलते हैं भाई तू है बड़ा छोटा सा मगर तेरी समझ तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कम है मगर मेंटल एज कैसी है? ज़्यादा, उसको समझ ज़्यादा है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है दिमागी तौर पर वो बड़े नहीं हो पाते, मतलब उनकी उम्र तो बढ़ जाती है मगर दिमागी तौर पर वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। आप उनके लिए कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज तो ज़्यादा हो गई मगर मेंटल एज कैसी रह गई? कम। तो किसी भी पर्सन के आईक्यू को पता करने के लिए एक फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और इनटू में क्या है? 100। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि अगर आईक्यू की रेंज 80 से 140 है और वो भी 12 साल के बच्चों के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये जो 12 साल के बच्चों के ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, इट मींस कि आपको क्या दी गई है? क्रोनोलॉजिकल एज। और वो क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है आपकी? दैट इज 12 ईयर्स, 12 साल। इसके अलावा हमें आईक्यू की रेंज भी दी गई है और आईक्यू की जो रेंज है वो 80 से ज़्यादा है और 140 से कैसी है? कम। अब हमें आईक्यू का फॉर्मूला पता है, हम इसमें रख लेते हैं और हमें मेंटल एज की रेंज निकालनी है। तो यहाँ पर 80 की जगह 80 एज इट इज। आईक्यू आपके पास कितना है? फॉर्मूला वो रहा। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, फिर इनटू में 100 और फिर यहाँ लेस देन और इक्वल टू 140। अच्छा, आप चाहें तो पहले यहीं से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ 8 की जगह 8 रहेगा, लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज हमें कैलकुलेट करनी है इसकी रेंज, क्रोनोलॉजिकल एज हमें पता है वो कितनी है? दैट इज 12 और इनटू में यहाँ पर 10, दिस इज 10 और लेस देन और इक्वल टू 14। अब ना मुझे ना मेंटल एज निकालनी है तो इसको फ्री करना पड़ेगा। यहाँ से 12 हटाना है और यहाँ से 10 हटाना है। तो 12 हटाने के लिए सबको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 हटाने के लिए सबको 10 से डिवाइड। तो मैंने इसके अंदर यही काम किया, 8 इंटू में 12 मल्टीप्लाई किया 12 से और 10 से डिवाइड कर दिया। सेम ऐसा ही इसके साथ भी किया, मेंटल एज अपॉन में 12 इंटू में 10। तो मैंने इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई किया और 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसके अंदर भी यही करते हैं, ये रहा 14, फिर से 12 से मल्टीप्लाई किया और 10 से क्या कर दिया? डिवाइड। इसका अगला स्टेप अब हम यहाँ पर करते हैं। देखिए 12 इंटू 8, तो ये आपके पास आ गया 96 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ देखिए 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या? मेंटल एज। फिर ये लेस देन और इक्वल टू, अच्छा 14 इंटू 12 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168 अपॉन में 10 और अगर मैं 96 को 10 से डिवाइड करूं तो 9.6। यहाँ पर आ जाएगा मेंटल एज, इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16.8। तो ये लीजिए हमें पता लग गया कि इन बच्चों का जो ग्रुप है जिनकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 12 ईयर्स, उनकी मेंटल एज की जो रेंज होगी वो 9.6 से लेकर के 16.8 ईयर तक होगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी एनसीईआरटी की मिसलेनियस का सबसे आखिरी सवाल था। मैंने आज की क्लास में आपको वो सभी सवाल करा दिए जो डबल इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थे। तो हम आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की जो चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसे घर पर करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले ना मैं आप लोगों को होमवर्क बता देता हूँ कि आप होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो घर पर खुद ज़रूर ट्राई करेंगे सभी लोग। देखिए ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करेंगे मिसलेनियस। ये होमवर्क है भाई, ध्यान देना ज़रा। होमवर्क मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 14 और करोगे जो मैंने वैसे करा दिया, बट आप इसको फिर से क्या करोगे? रिपीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के सारे सवाल करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई करोगे। ये आप लोगों का होमवर्क होगा भाई। इसके अलावा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बच गई वो सारी की सारी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
बता रहा हूं, समझाता हूं। ये सब ऐसे नहीं कि बस बैठा और वीडियो देख ली, लेक्चर देख लिया, काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको जितना मैं कराता हूं, बताता हूं, उसे आपको लिख करके जरूर देखना है। अगर आप उसे खुद नहीं करोगे ना भाई, तो आपसे होगा नहीं ये क्वेश्चन। आप ध्यान रखना इस बात को। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज कर लीजिए कि आप लोगों को लाइसेंस बनवाना है। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना है मान लीजिए, तो आप लोगों को उसके लिए ना टेस्ट देना पड़ेगा, बाइक या कार चला के दिखानी पड़ेगी। अब कल आपका टेस्ट है, मान लीजिए ड्राइविंग टेस्ट है, और रात को मैं आपको बाइक चला के दिखा रहा हूं कि देखो ये बाइक में एक क्लच है, ये गियर है, ऐसे ब्रेक लगते हैं, ऐसे इंडिकेटर दिया जाता है। तो तुम दूर से यूं बुत बन के देख लोगे और बोलोगे हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो क्या अगले दिन जाके ड्राइविंग करके दिखा दोगे? क्या नहीं दिखा सकते। आपको भाई सबसे पहले ड्राइविंग के लिए आपको खुद बाइक लेनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। 2-4 बार आप गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, चीजों को समझोगे, जानोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप में परफेक्शन आना शुरू होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर के जब आप टेस्ट दोगे ना, तब आप उस टेस्ट को पास कर पाओगे। ये ऐसा ही है। कई बच्चे सोचते हैं कि बस लेक्चर है, वीडियो चालू कर दो, बैठ के आराम से देख लो, हो गया जी, समझ में आ गया। ये भाई मुझे आता था, मेरे को आता था तो मैंने कर दिया। आपको नहीं आता, आपने तो बस सीखा है। आपको ये तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको लिख करके देखोगे, इसमें गलतियां आएंगी, उन गलतियों को फिर सुधारोगे। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आता चला जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे सर ये तो बहुत आसान टॉपिक है। भाई आसान भी है, टफ टॉपिक भी है, कोई भी टॉपिक हो, ये बात सभी के लिए ट्रू है। आपको जो भी टीचर कुछ भी पढ़ाता है, बताता है, तो उसे एक बार अपने आप पढ़ करके, कर करके उसे देखिए जरूर। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप और परफेक्ट अपने आप को बनाते चले जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कौन सी चीज वुमेन परफेक्ट बनाती है मुझे नहीं पता, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भाई मैंने मजाक किया था, इसको आप गलत मत लेना। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और आज की क्लास हम यहीं तक रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इन फिजिक्स।